इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ बिजनेस खोलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बिजनेस सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन आपको अचानक पता चलता है कि अब आपके पास आपकी कंपनी का सिर्फ 0.01% रह गया है, लेकिन आपके फ्रेंड्स के पास उतने ही शेयर्स हैं जितने पहले थे। तो आपको कैसा लगेगा? ये तो ऑलमोस्ट बर्बाद होने वाली स्टोरी है। वैसे ये ट्रू कहानी है फेसबुक की, जहां पर फेसबुक के फाउंडर एडुआर्डो सेवरिन के शेयर्स कम होके 0.01% रह गए थे, जबकि मार्क जकरबर्ग और बाकी को फाउंडर्स के शेयर्स पहले जितने थे उतने ही रहे। और जब इस सच्चाई का एडुआर्डो को पता चला तो उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया जो मूवी स्पेशल नेटवर्क में दिखाया गया है। Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. How about now? You're still wired in? Security. You issued 24 million new shares of stock. अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि एडुआर्डो के साथ हुआ क्या, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो इस स्टार्टअप कोर्स को पूरा देखिएगा, जो हम समझेंगे बहुत ही सिंपल बच्चों की भाषा में। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस स्टोरी को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम इमेजिन करेंगे कि आप एक बिजनेस खोल रहे हैं, और फिर हम एक जर्नी में चलेंगे कि फ्यूचर में आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने दो फ्रेंड से मिलते हैं। आप खुश होते हैं कि आपको आपके दो क्लोज फ्रेंड मिल गए। आप तीनों रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि एक दूसरे के साथ गपशप मार सकें। उस रेस्टोरेंट में आपको आपके दोनों फ्रेंड्स बताते हैं कि वो दोनों अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक कहता है कि उसका स्टार्टअप का आइडिया ये है कि वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता है जो हंगेरियन लोगों को तिब्बतियन लैंग्वेज सिखाए। दूसरा फ्रेंड अपने स्टार्टअप का आइडिया आपको बताता है कि उसका भी कुछ सिमिलर आइडिया है, लेकिन वो ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता है जिससे इंडियन ऑडियंस इंग्लिश सीख पाए। ये दोनों आपको ऑफर करते हैं कि आप इनके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लें एज अ को फाउंडर। तो मेरा अब आपसे सवाल ये है कि आप किसका स्टार्टअप ज्वाइन करेंगे? इससे पहले कि आप मुझे आंसर दो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये पता है कि स्टार्टअप आखिर बोलते किसको है? क्योंकि मेजॉरिटी को यही नहीं पता कि आखिर स्टार्टअप है क्या। वो कोई भी नई कंपनी खुलती है उसे ही स्टार्टअप मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज हम क्लियर कर लेते हैं कि एक स्टार्टअप एक्चुअल में है क्या। वाई कॉम्बिनेटर के को फाउंडर पॉल ग्राम अपने ऐसे में बताते हैं कि स्टार्टअप इज इक्वल टू ग्रोथ, यानी कोई भी कंपनी जो बहुत जल्दी ग्रो हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ हम इन्हें ही स्टार्टअप बोलेंगे। अब कोई भी नई कंपनी ग्रोथ तभी हो सकती है अगर वो इन दो कंडीशंस को फॉलो करे। 1, उस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को चाहिए हो। 2, वो कंपनी बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में सर्व भी कर पाए। तो अब अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या ये कंपनी स्टार्टअप है, तो हमें ये दो क्राइटेरिया ही माइंड में रखने हैं। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपका एक फ्रेंड बार्बर यानी नाई की दुकान खोलना चाहता है, तो क्या ये कंपनी स्टार्टअप हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम पिछली दो कंडीशंस को देखें, जिसमें पहला पॉइंट तो फिर भी एक्सेप्ट हो सकता है कि एक नाई की दुकान बहुत सारे लोगों को चाहिए क्योंकि सब अपने बाल कटवाना चाहते हैं, लेकिन सेकेंड पॉइंट ये कंपनी फॉलो नहीं करती, और वो ये है कि हम अपनी एक दुकान से बहुत सारे लोगों को सर्व नहीं कर पाएंगे, बस अपनी लोकल लोकेलिटी में ही लोगों के बाल काट पाएंगे। चलिए अब आपके दो दोस्तों के ऑफर देखते हैं जो आपको एज ए को फाउंडर बनाना चाहते थे। आपका पहला फ्रेंड एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो हंगेरियन लोगों को तिब्बतियन सिखाए। तो क्या ये स्टार्टअप है? नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों? ये इसीलिए क्योंकि इस प्रोडक्ट को बहुत से लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हंगेरी की पॉपुलेशन ही बस 1 करोड़ है, और इन 1 करोड़ में शायद ही 1 या 2 लाख लोग ऐसे होंगे जो तिब्बतियन भाषा सीखना चाहते हो। इसलिए ये कंपनी पॉइंट 1 फॉलो नहीं करती, जो था कि ये बहुत सारे लोगों को चाहिए, इसलिए जल्दी ग्रो नहीं हो सकती, और इसीलिए ये स्टार्टअप नहीं है। अब देखते हैं आपके दूसरे दोस्त का ऑफर क्या था। वो इंडियन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाहता है एक एप्लीकेशन बना के। तो हाँ, ये एक स्टार्टअप है और ये जल्दी ग्रो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ के आसपास है, और इनमें से काफी लोग हैं, 10 से 20 करोड़ लोग कम से कम, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं जनरली, और उनमें से बहुत से लोग आईलेट्स, टॉयफल जैसे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। इसीलिए इस आइडिया में दोनों क्राइटेरिया फॉलो होते हैं। 1, लोग भी ज्यादा हैं। 2, अगर आप इंग्लिश लर्निंग एप्लीकेशन बना लेते हो तो आप इतनी बड़ी मार्केट को एक साथ सर्विस भी दे पाओगे। तो ये एक स्टार्टअप है, और इसका एग्जाम्पल है कैम्बली जैसी एप्लीकेशन जो यही करती है। एनीवेज, तो आपको पता था कि आपके दूसरे फ्रेंड का आइडिया एक स्टार्टअप है और पहले का नहीं, तो आप दूसरे के को फाउंडर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप दोनों 10 से 15,000 रुपए लगाते हैं और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लेते हैं, और दोनों इस कंपनी के 50% पार्टनर बन जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि स्टार्टअप को एक फुल फ्लेज कंपनी बनाने में मिनिमम 5 साल का टाइम तो लगेगा ही, तो ये जर्नी होगी कैसी? ओके, तो आपकी कंपनी ऑलमोस्ट 3 फेज से गुजरेगी, जिसे हम एस कर्व से दिखा सकते हैं। ये कर्व एस शेप का है, इसलिए इसे एस कर्व बोलते हैं।
इसमें सबसे पहला रीजन आता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट से पहला वाला पॉइंट, यानी यहाँ पर जहां पर आपकी ग्रोथ जीरो है और आपको पता नहीं चल रहा कि आप कर क्या रहे हैं। इस वक्त आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो प्रोडक्ट मार्केट फिट हो, यानी ऐसा प्रोडक्ट जहां पर लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हो। लेट से जो हमने एग्जांपल लिया था कि आप इंडियंस को इंग्लिश सिखाना चाहते थे, तो आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और लोगों के पास लॉन्च करते हैं और आप देखते हैं कि क्या एक्चुअल में लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना भी चाहते हैं या नहीं, या जिस तरीके से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस तरीके से आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, क्या लोगों को वो पसंद भी है या नहीं। जिस मोमेंट पे आपको वो आइडिया मिल जाता है कि हाँ लोगों को पसंद है और कुछ यूजर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके बाद आता है आपका ग्रोथ स्टेज। यहाँ पे आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं और ग्रो करते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को लेके आते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ, ज्यादा इंस्टॉल्स करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और फाइनली दोबारा से ग्रोथ आपकी स्लो हो जाती है। इसके दो कारण हैं, या तो मार्केट में कोई और अच्छा बेहतर प्रोडक्ट आ गया है और लोग उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर आप मैक्सिमम मार्केट पेनिट्रेट कर चुके हैं, यानी जितने लोगों को आपका प्रोडक्ट चाहिए था उनमें से मैक्सिमम लोग आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और यहाँ पर आपको दोबारा से कोई मैग्निफिसेंट चेंज करना पड़ेगा अपनी कंपनी में ताकि आप इस ग्रोथ को कंटिन्यू रख सकें। आइए हम इन तीनों पार्ट्स को डिटेल में देखते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट से पहला पार्ट 1, ग्रोथ स्टेज पार्ट 2, उसके बाद वाला स्टेज पार्ट 3। ओके, तो अब हम देखते हैं पार्ट 1 यानी वैलिडेशन फेज। अब आपको वैलिडेट करना है अपना आइडिया कि जो आप ये एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जहां पर आप इंडियंस को इंग्लिश सिखाएंगे, क्या वो लोगों को पसंद भी आएगा जिस तरीके से आप उनको इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है मेडिटेशन, यानी आपने जो एक बार बोल दिया और उसे ही सच मान लिया। अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो ऑब्वियसली आप फेल होंगे क्योंकि आपके पास कोई डेटा नहीं है प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट लॉजिकल साइंटिफिक तरीका आता है कि आप रिटेंशन कर्व्स देखें, यानी स्टार्टिंग में आप कुछ एडवर्टाइजमेंट लगा के, पैसे लगा के यूजर्स को अपनी एप्लीकेशन में लेके आएंगे। जो मिनिमम प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया है, आपको इन दोनों में से एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं रिटेंशन कर्व है क्या। रिटेंशन कर्व है मंथली एक्टिव यूजर्स और डे ऑफ एक्विजिशन के बीच का डेटा। तो मान लीजिए कि आज अगर आप 100 लोग लेके आते हैं तो अगले दिन उनमें से सिर्फ 10 लोग ही आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसके अगले दिन 4 लोग, फिर 3 लोग, फिर 2 लोग, फिर 1 लोग और इवेंचुअली कोई भी आपका प्रोडक्ट 30वें दिन यूज ही नहीं कर रहा। तो ये एक बैड रिटेंशन है। इस समय अगर आप ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च देंगे, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो ये एक लीकी बकेट की तरह है। इस तरीके से यानी आप पैसा खर्ची जा रहे हैं, कस्टमर को लाई जा रहे हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कोई आपका प्रोडक्ट पसंद ही नहीं कर रहा, वो उसे खोल ही नहीं रहा, दोबारा से यूज नहीं कर रहा। तो इस वक्त आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिला है, इसलिए आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहेंगे, लोगों को ज्यादा नहीं लेके आएंगे। तो दोबारा से आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करेंगे, फिर लोगों को लेके आएंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। इवेंचुअली अगर इस तरीके का कुछ रिस्पॉन्स आता है, यानी पहले दिन आप 100 लोगों को लेके आए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, नेक्स्ट डे 60 लोग उसे यूज कर रहे हैं, फिर 59, फिर 58, फिर 50 और फिर ये जो कर्व है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाती है। यानी अब आपके यूजर्स हर रोज आपकी एप्लीकेशन को खोल के यूज कर रहे हैं। अब आपने ऑलमोस्ट एक प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर लिया है, यानी लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे एंड नाउ यू कैन चार्ज। इसी डेटा को हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं, इसे कहते हैं कोहर्ट एनालिसिस। अगर नंबर्स में हम बात करें तो पहले दिन मान लीजिए आप यहाँ पे जनवरी 25 को 1098 लोग लेके आए, ये 100% लोग थे। डे 1 में 33% लोग बचे, डे 2 23%, 18, 15, 16, 14, 14.5 और ये कम हो रहा है। तो ये किस तरीके का कर्व है, ये रेड वाला कर्व है जहां पर लोग इवेंचुअली कम हो ही जा रहे हैं। अगले दिन आप दोबारा से 1358 लोग लेके आते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और 31% लोग दोबारा से डे 1 के दिन आते हैं, डे 2 के दिन कम, उसके बाद कम कम कम, तो दोबारा से आपका जो कर्व है वो रेड वाला बन रहा है। अब ये जो है ये कोहर्ट एनालिसिस है, यानी ये जो डेटा है फर्स्ट रो का, ये सिर्फ इन्हीं 1098 लोगों का है। इसमें ये वाले लोग कुछ इंक्लूड नहीं किए गए हैं क्योंकि जनवरी 26 के दिन आप ये 1358 लोग भी आए थे। तो अगर डे 0 जनवरी 25 है तो डे 1 ऊपर वाली एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो जनवरी 26 हुआ, लेकिन इस वाले डेटा में ये वाला जो डेटा है वो इंक्लूडेड नहीं है। इसी को हम कोहर्ट एनालिसिस कहते हैं, यानी इन्हीं की जर्नी 1098 लोगों की जर्नी आपको बताई गई है कि वो आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं। उसके बाद 1358 लोगों की जर्नी बताई गई है कि ये आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं। वैसे ही 1758 लोगों की जर्नी बताई गई है कि ये आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ इस तरीके से चाहिए,
और यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है। हो सकता है आपको 5 महीने 6 महीने लग जाएं। लेकिन अगर ये कर्व आपका इस तरीके से आ जाता है तो मान लीजिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और आपने कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जिसे लोग एक्चुअल में यूज करना चाहते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि कहता है ग्रोथ स्टेज। आप यहाँ पे अचीव कर चुके थे अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड नाउ आफ्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज द ग्रोथ स्टेज। ओके, तो ये ग्रोथ स्टेज आ गया है। अब अगर आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया है, इसका मतलब है कि आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स को भी प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल चुका होगा, यानी उन्हें भी कुछ इस तरीके का कर्व मिल चुका होगा अपने प्रोडक्ट के लिए। तो अब मैक्सिमम लोग जो राउट यूज करते हैं वो है ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर्स के पास जाना, और अब ये आपकी कंपनी का कुछ परसेंटेज लेके आपको पैसे दे ताकि आप जल्दी ग्रो कर सको। क्योंकि कुछ बिजनेसेस विनर्स टेक ऑल वाले होते हैं, जैसे कि फेसबुक। दुनिया में 2 फेसबुक नहीं हो सकते, 2 यूट्यूब नहीं हो सकते। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि विमियो भी है, बट जो ज्यादा मार्केट शेयर है वो यूट्यूब के पास है। तो अगर 2 लोग फेसबुक बना रहे हैं और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, तो जो जल्दी मार्केट को कैप्चर करेगा वही जीतेगा। तो अगर इस तरीके का आपका प्रोडक्ट है तो यही सजेस्टेड रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट ले लें। इसका दूसरा रीजन भी है, इसे और डिटेल में समझने के लिए हम डेटा देखते हैं। वाई कॉम्बिनेटर के पॉल ग्राम बोलते हैं कि अगर वीकली आप 1% से ग्रो करते हैं तो साल के एंड में आपका बिजनेस प्रेजेंट स्टेट से 1.7 टाइम्स हो चुका होगा। अगर आप वीकली 2% ग्रो करते हैं तो आपका बिजनेस साल के एंड तक प्रेजेंट टाइम से 2.8 टाइम्स हो चुका होगा। अगर 5% ग्रो करते हैं तो 12.6 टाइम्स, 7% ग्रो करते हैं तो 33.7 टाइम्स, और अगर 10% आप हर हफ्ते ग्रो कर लेते हैं तो 142 टाइम्स आपका बिजनेस का साइज हो चुका होगा। और यही रीजन है कि कई लोगों के लिए ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, उनका पैसा लेते हैं, उनके पैसे से एडवर्टाइजमेंट्स लेते हैं, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हैं और ग्रोथ स्टेज अचीव करने की कोशिश करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स तक लोग पहुंच पाएं और ज्यादा मार्केट पेनिट्रेट कर पाएं। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट इसलिए भी लेते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स आपको ग्रोथ स्टेज में तो हेल्प कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंस से भी आपको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स पहले बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपनी कंपनी करोड़ों में बेची और अब वो इन्वेस्टर्स बन गए, और इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से और अपने कॉन्टैक्ट से वो आपको मदद कर सकते हैं। तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी उनमें इन्वेस्टर्स आते हैं, जैसे कि वाई कॉम्बिनेटर जिन्होंने स्ट्राइप, एयरबीएनबी, गस्टो, फ्लेक्सपोर्ट, गिटलैब जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। सेकंड है सिकोया जिन्होंने बायजूस, ड्रॉपबॉक्स जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है। एक और बात, कई लोग फर्स्ट स्टेज में ही इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। ऑब्वियसली आप किसी भी स्टेज में इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन जितनी देर बाद आप इन्वेस्टमेंट लेंगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यूएशन होगी और आप अपनी कंपनी का ज्यादा हिस्सा रख पाएंगे। बट अगेन ये डिसीजन आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चूज करते हैं कि आप एक इन्वेस्टमेंट पाथ फॉलो करेंगे, यानी इन्वेस्टर से पैसे लेंगे ग्रो होने के लिए, तो आपको अपने इन्वेस्टर के साथ एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। अब शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेज हैं जिसका हमें एज ए फाउंडर ध्यान रखना पड़ता है। इनमें से 4 इंपॉर्टेंट क्लॉजेज की हम बात करेंगे। एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कोई भी चीज जो शेयर होल्डर अग्रीमेंट में लिखी जाएगी उसमें नेगोशिएशंस हो सकती है, यानी हम उसे चेंज करवा सकते हैं। तो पहला ऐसा क्लॉज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है एंटी डाइल्यूशन क्लॉज। देखिए, अब जब भी आप और आपका फ्रेंड इन्वेस्टर से अपने बिजनेस के लिए पैसे लेंगे तो ऑब्वियसली फ्री में तो वो आपको पैसे देंगे नहीं, उसके बदले में वो आपकी कंपनी की परसेंटेज लेंगे। लेट्स से कि आप इन्वेस्टर से 5 करोड़ रुपए लेते हैं और उनके बदले में उन्हें 20% कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। अब इन्वेस्टर से पहले 50% कंपनी आपके पास थी, 50% आपके फ्रेंड के पास थी, लेकिन इन्वेस्टर के पैसे लेने के बाद अब आपके और आपके फ्रेंड के पास टोटल 80% कंपनी रहेगी, क्योंकि 20% कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर के पास जा चुके हैं। इसे हम डाइल्यूशन बोलते हैं, यानी आपकी कंपनी में शेयर कम हो गया और आपके शेयर्स डाइल्यूट हो गए। एनीवेज, अब लॉजिकली होना तो ये चाहिए कि आपके पास 40% कंपनी बचे और आपके फ्रेंड के पास भी 40% कंपनी के शेयर्स हों। लेकिन जो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट है, अगर उसमें लिखा जाता है कि आपके फ्रेंड के शेयर्स डाइल्यूट नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि आपके फ्रेंड के पास 50% कंपनी के शेयर्स ही रहेंगे। अब सवाल है कि वो 20% किससे लिया जाएगा? जो इन्वेस्टर को देना है, जिसके बदले में आपको 5 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ऑब्वियसली वो जाएगा आपसे, और आपके पास अब 50% के बजाय 30% शेयर ही रह जाएंगे। डोंट वरी, अब हमने आपको ये क्लॉज बता दिया है, तो होपफुली अब आप ये गलती नहीं करेंगे। और फेसबुक के केस में मार्क जकरबर्ग के को फाउंडर यूडाडो के साथ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि सबके पास एंटी डाइल्यूशन क्लॉज था।
लेकिन यूडाडो के पास नहीं। ये मूवी सीन है जिसे हम दोबारा देखते हैं। पहले तो इस सीन में यूडाडो मार्क जुकरबर्ग का लैपटॉप तोड़ते हैं और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट के बाद मार्क जुकरबर्ग के कितने शेयर्स डाइल्यूट हो गए थे, यानी कितने कम हो गए थे, तो ये डायलॉग कुछ इस तरीके से चलता है। मॉस्कोविट्ज के कितने शेयर्स डाइल्यूट हुए, तो यूडाडो बोलते हैं नहीं हुए। शान पार्कर के कितने शेयर्स डाइल्यूट हुए, यूडाडो फिर से बोलते हैं इनके भी नहीं हुए। पीटर थील के कितने शेयर्स डाइल्यूट हुए, यूडाडो फिर से बोलते हैं पीटर के शेयर्स भी डाइल्यूट नहीं हुए, यानी कम नहीं हुए। और फिर उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे शेयर्स डाइल्यूट होके यानी कम होके कितने पहुंच गए हैं, तो वो बोलते हैं 0.03%। नेक्स्ट क्लॉज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हु इज इन द बोर्ड। देखिए, जब आपने और आपके फ्रेंड ने शुरू में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी तो आप दोनों उस कंपनी के डायरेक्टर थे और आप दोनों डिसीजन ले सकते थे उस कंपनी के। लेकिन जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट लेंगे तो आपके शेयर होल्डर्स और आते रहेंगे, और क्योंकि शेयर होल्डर्स जो कि ओनर्स है कंपनी के वो डायरेक्टर्स चूज करते हैं, इसलिए उनके पास भी वोटिंग राइट्स आ जाएंगे डायरेक्टर चूज करने के, और डायरेक्टर ऑफिसर्स को चूज करते हैं और डायरेक्टर सारे डिसीजंस लेते हैं, इसलिए उनका कंट्रोल आपके इन्वेस्टर्स के पास आ जाएगा। अब बेशक हो सकता है कि आप अपनी कंपनी का 60% हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को दे दो, लेकिन जो डायरेक्टर को चूज करने के वोटिंग राइट्स हैं वो आप अपने पास रख सकते हैं अगर आप शेयर होल्डर अग्रीमेंट में ये क्लॉज लिखवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईपीओ से जस्ट पहले मार्क जुकरबर्ग के पास फेसबुक का 28.1% शेयर था, लेकिन उनके पास 57.6% वोटिंग राइट्स थे, जिसका मतलब है कि अगर बाकी सारे शेयर होल्डर्स मिलकर भी कोई डिसीजन लेते हैं तो भी फाइनली मार्क जुकरबर्ग की ही चलेगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि बेशक आप अपनी कंपनी का ज्यादा हिस्सा बेच दें, लेकिन हक अपने पास ही रखें, वरना आप भी एक एम्प्लॉय ही बन के रह जाएंगे। थर्ड क्लॉज जिसका हमें शेयर होल्डर अग्रीमेंट में ध्यान रखना है उसे कहते हैं ड्रैग अलोंग क्लॉज। आपके शेयर होल्डर अग्रीमेंट में एक क्लॉज लिखा हो सकता है जिसे ड्रैग अलोंग क्लॉज कहते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी कंपनी में अगर इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि उन्हें आपकी कंपनी से ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, लेट्स से 7 सालों के बाद, वो आपकी कंपनी में अपने शेयर्स किसी को बेच सकते हैं, और आपके इन्वेस्टर्स के पास ये पावर होगी कि वो आपको भी मजबूर कर दें कि आप भी अपने शेयर्स उसी प्राइस पर बेचें जिस प्राइस पे आपके इन्वेस्टर्स शेयर बेच रहे हैं। इससे होगा ये कि आपकी कंपनी का 100% कंट्रोल नए बायर के पास चले जाएगा, और साथ में हो सकता है कि आपको अपने शेयर्स उस प्राइस में बेचने ही ना हो जिस प्राइस पे आपके इन्वेस्टर बेच रहे हैं। इसलिए इस क्लॉज का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शेयर होल्डर अग्रीमेंट में हर चीज को आप नेगोशिएट कर सकते हैं। फोर्थ क्लॉज जिसका ध्यान हमें रखना है वो है टैग अलोंग। मान लीजिए आपकी कंपनी का ज्यादा पोर्शन, लेट्स से 60% हिस्सा आपके इन्वेस्टर्स के पास है और बाकी 40% आपके और आपके फ्रेंड के पास कंबाइंड है। अब अगर कुछ सालों के बाद कोई बड़ी कंपनी, लेट्स से गूगल, आपकी कंपनी को खरीदने आती है और उन्हें आपकी कंपनी का 60% ही चाहिए, तो ऑब्वियसली नॉर्मल केस में होगा ये कि वो बड़े स्टेक होल्डर के पास जाएंगे, यानी आपके इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे जिनके पास 60% कंपनी का शेयर है, और उन्हीं से बात करेंगे और आपसे नहीं। और आपके इन्वेस्टर्स गूगल को अपने शेयर्स बेच सकते हैं अग्रीड प्राइस पे। लेकिन अगर आपने टैग अलोंग क्लॉज शेयर होल्डर अग्रीमेंट में डलवा दिया है तो आपके पास भी ऑप्शन होगा कि आप भी इक्वल प्रोपोर्शन और सेम प्राइस में गूगल को अपनी कंपनी के शेयर्स बेच सकते हो जितने प्राइस पर आपके इन्वेस्टर बेच रहे हैं। इस इमेजिनरी एग्जांपल में गूगल को आपकी कंपनी का सिर्फ 60% हिस्सा ही चाहिए था, तो अब वो 60% आप और आपके इन्वेस्टर्स मिलके देंगे, यानी 30% आपके इन्वेस्टर्स बेचेंगे और 30% कंबाइंड आप और आपके फ्रेंड देंगे, यानी 50% आपसे, 50% आपके फ्रेंड से। अब ये जरूरी नहीं कि आपको ये 30% बेचना ही है, लेकिन आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर आपको लगता है कि प्राइस ठीक मिल रहा है तो आप बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी कंपनी के थर्ड फेज की, जो कहता है कि ग्रोथ इज स्लोइंग, यानी कंपनी की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है। अब 5 से 10 साल हो चुके हैं आपकी कंपनी को खुले हुए, जब आपने और आपके फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि आप बिजनेस खोलेंगे। कमरों में 2 लोगों के द्वारा सोचा हुआ एक आइडिया अब एक फुल फ्लेज कंपनी का रूप ले चुका है। आपने इसके लिए बहुत मेहनत की थी और अब आप इसे डिजर्व भी करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को, वेल्थ को। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं अपनी कंपनी के लिए, जिसमें पहला ऑप्शन है सेल इट टू अनदर कंपनी, यानी अपनी कंपनी दूसरी कंपनीज को सेल कर दो। अब कंपनी बेचना आसान नहीं है, कंपनी एक्चुअल में बेची नहीं जाती बल्कि खरीदी जाती है। अगर आपकी कंपनी को कोई खरीदना नहीं चाहता तो आप उसे बेच नहीं सकते। एनीवेज, फिर भी कंपनीज 3 तरीके से बिक सकती है। इसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। ये सबसे महंगा टाइप का एक्विजिशन है, और अगर आप अपनी कंपनी सेल करना चाहोगे तो आप चाहोगे
कि कुछ इस तरीके से ही आपकी कंपनी की एक्विजिशन हो, यानी बेची जाए। अगर आपकी कंपनी किसी बड़ी कंपनी के लिए थ्रेट यानी खतरा बन जाती है या फिर बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बन जाती है, तो आप अपनी कंपनी को बहुत महंगे में बेच सकते हैं। जैसे कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा 1 लाख करोड़ रुपए में, इसीलिए नहीं कि व्हाट्सएप प्रॉफिटेबल था या बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा था, बल्कि इसीलिए क्योंकि फेसबुक को डर था कि गूगल व्हाट्सएप को खरीद सकता है और खरीदने के बाद वो फेसबुक के कोर बिजनेस के लिए थ्रेट बन सकता है, यानी खतरा बन सकता है। इसलिए फेसबुक ने ही पहले व्हाट्सएप को खरीद लिया। इसका दूसरा एग्जांपल है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को भी वॉलमार्ट ने करीबन 1 लाख करोड़ रुपए में खरीदा था। अगेन इसीलिए नहीं कि फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबल या मुनाफा कमा रहा था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वॉलमार्ट को इंडियन मार्केट में एंटर करना था और वॉलमार्ट को लग रहा था कि फ्यूचर में इंडिया की रिटेल मार्केट का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन ही एक कारण है जिसकी वजह से गूगल ने भी यूट्यूब को खरीदा, क्योंकि गूगल को पता था कि लोग फ्यूचर में ज्यादा वीडियोस देखेंगे, ना कि ब्लॉग्स में टेक्स्ट पढ़ना पसंद करेंगे। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूट्यूब से गूगल को अब बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्विजिशन आती है बिजनेस एक्विजिशन, यानी दूसरा रीजन जिसकी वजह से कोई बड़ी कंपनी आपकी कंपनी को खरीदना चाहेगी, वो होगा बिजनेस एक्विजिशन। ये एक सिंपल टाइप ऑफ एक्विजिशन है। इसका मतलब है कि बड़ी कंपनी आपकी कंपनी को सिर्फ इसलिए खरीद रही है क्योंकि उसको लगता है कि आपके बिजनेस को खरीद के वो उसे और बड़ा बना सकती है और जितने पैसे उन्होंने आपकी कंपनी को खरीदने के लिए दिए थे उससे ज्यादा वो पैसे कमा सकती है। इसका एक एग्जांपल है व्हाइट हैट जूनियर, जिसे बाइजू ने 2200 करोड़ रुपए में खरीदा था। व्हाइट हैट जूनियर को इसलिए खरीदा गया क्योंकि बाइजू की टीम को लगा कि व्हाइट हैट जूनियर अप्रोक्सीमेटली 1150 करोड़ रुपए कमा रही है हर साल, और व्हाइट हैट जूनियर को खरीद के वो इससे ज्यादा एक्सपैंड करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एक्विजिशन आपकी कंपनी को तीसरा कारण खरीदने का हो सकता है टैलेंट एक्विजिशन। ये सबसे सस्ता एक्विजिशन है, यानी अगर आपकी कंपनी को कोई टैलेंट की वजह से खरीदता है तो आपको सबसे कम पैसे मिलेंगे बाकी एक्विजिशन के कंपैरेटिवली। इस केस में बड़ी कंपनी आपको इसलिए खरीद रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी कंपनी में इंजीनियर्स या कोई और मैन पावर है जो उनकी कंपनी को बूस्ट दे सकती है, या फिर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है जिससे दूसरी कंपनी को फायदा हो सकता है। तो इस टाइप ऑफ एक्विजिशन में आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते क्योंकि इस स्टेज में हो सकता है कि आपकी कंपनी उतना पैसा ना कमा रही हो, ना ही बड़ी कंपनी के लिए कोई थ्रेट हो। इसका ऑलमोस्ट एक रफ एग्जांपल है जब बेंगलुरु की कंपनी प्रतिलिपि ने IVM पॉडकास्ट को एक्वायर किया, यानी खरीदा। प्रतिलिपि बेसिकली पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर छोटे राइटर्स अपना काम पब्लिश कर सकते हैं इंडियन लैंग्वेजेस में और रीडर्स उन्हें पढ़ भी सकते हैं। अब प्रतिलिपि को लगा कि उन्हें ऑडियो पॉडकास्ट में भी आना चाहिए, इसलिए उन्होंने IVM पॉडकास्ट नाम की कंपनी खरीद ली। ये कंपनी कितने की खरीदी गई इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है, जब भी एक बड़ी कंपनी आपकी छोटी कंपनी को एक्वायर करेगी तो ज्यादातर आपकी कंपनी की टीम को भी बड़ी कंपनी में काम करना पड़ेगा 2, 5 या 10 साल के लिए, जो भी आपके साथ अग्रीमेंट होगा। क्योंकि जो बड़ी कंपनी आपकी को एक्वायर करेगी उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि आप अपनी कंपनी अभी तक कैसे चला रहे थे, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी छोटी कंपनी को चलाते रहें बस एज एन एम्प्लॉय, जब तक बड़ी कंपनी की टीम पूरे तरीके से आपकी छोटी कंपनी को रन करना यानी चलाना सीख नहीं जाती और अपने एम्प्लॉयज उसमें यूज नहीं कर लेती। आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है IPO, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी अब नॉर्मल पब्लिक भी आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद पाएगी और वो भी आपकी कंपनी की एक छोटी मालिक बन जाएगी। IPO करवाने के 2 फायदे हैं। 1, इससे आप मार्केट से पैसा ले सकते हैं ताकि आप अपनी कंपनी को और ग्रो कर पाओ। सेकेंड, शेयर्स की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, यानी आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की जो आपकी कंपनी में शेयर थे वो उन्हें नॉर्मल पब्लिक को बेच सकते हैं और होपफुली इन शेयर्स को बेच के वो अपने पैसों को बहुत बढ़ा भी चुके होंगे और वो ये डिजर्व भी करते हैं क्योंकि उन्होंने आपकी कंपनी में पैसे तब डाले थे जब आपकी कंपनी का फ्यूचर श्योर नहीं था। किसी को नहीं पता था कि कंपनी सक्सेसफुल होगी भी या नहीं। एनीवेज, अपनी कंपनी का IPO करवाने के लिए आपको मर्चेंट बैंकर्स हायर करने पड़ेंगे जो आपको आपकी कंपनी के IPOs में हेल्प करेंगे। सारी कंपनीज जिनके शेयर्स हम एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर खरीद सकते हैं उन सब कंपनीज के IPOs हो चुके हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, HDFC, रिलायंस, टाटा एक्सेट्रा। ये कुछ कंपनीज की लिस्ट है जो इस स्टेज में पहुंच गई है और इस साल इनके IPOs होने वाले हैं। कंपनीज जैसे कि जोमैटो, LIC, बजाज एनर्जी, कार ट्रेड टेक एक्सेट्रा। तो चलिए पूरी वीडियो को एक बार कंडेंस कर लेते हैं। तो हमने देखा था नॉर्मली एक कंपनी के 3 स्टेजेस होते हैं जिसे एस कर्व से देखा जा सकता है। पहला स्टेज आता है जहां पर फाउंडर्स को कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर वो एक प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम कोहर्ट एनालिसिस और रिटेंशन कर्व्स का सहारा लेते हैं। कुछ इस तरीके की लाइन इन्वेस्टर्स को भी पसंद है और आपको भी स्केल तभी करना चाहिए जब ये लाइन पैरेलल हो जाए।
नेक्स्ट स्टेज आता है ग्रोथ फेज। अगर आप विनर टेक ऑल वाले बिजनेस में हैं, जैसे कि फेसबुक एक्सेट्रा, तो ये बहुत सेंस बनती है कि यहाँ पर आप इन्वेस्टर्स लें, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को लेके आए, क्योंकि दुनिया में 2 फेसबुक नहीं हो सकते। वैसे भी आप जल्दी ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। वाई कॉम्बिनेटर सिक्वायर जैसी फर्म है जो अच्छे आइडिया को इन्वेस्टमेंट्स दे देती है। फाइनली हमने देखा था कि यहाँ पे एक पॉइंट आता है जब आपको पता है कि ग्रोथ स्लो होने वाली है। इस वक्त आप अपनी कंपनी या तो किसी को बेच सकते हैं या फिर आईपीओ करवा सकते हैं। और फाइनली अगर ग्रोथ स्लो हो रही है तो अब दोबारा से आपको अपनी कंपनी को एक मैग्निफिसेंट वे में चेंज करना पड़ेगा, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ मेजर चेंजेस करके। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी और शायद आप अप्रिशिएट करेंगे कि ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो ये आप वीडियो अपने होने वाले को फाउंडर्स या एग्जिस्टिंग को फाउंडर्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अकेले वैसे भी बिजनेसेस नहीं खोले जाते। ये एक 7-8 साल की जर्नी है। तो आपके साथ अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड को फाउंडर होगा तो ये जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी।